गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को केमिस्ट्री विजन में स्वागत है। आज हम लोग 10th साइंस पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इस चैप्टर में पहले भी एक क्लास हो चुका है जिसमें हम लोग पढ़ लिए हैं प्रकाशीय माध्यम और उनके प्रकार। तो उसमें हम लोग पढ़े थे प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, और विरल माध्यम में क्या होती है, प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। अब हम लोगों को आज जो पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम फोकस करते हैं प्रकाश के ऊपर। प्रकाश क्या है, प्रकाश के थोड़ा सा गुण के बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के बारे में देखिए। यदि प्रकाश की चर्चा किया जाए इसका अंग्रेजी होता है लाइट। तो प्रकाश क्या है? तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश के बिना हम कोई भी चीज को नहीं देख सकते हैं। यानी यह एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। क्या है ये? यह एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को क्या होते हैं, देख पाते हैं। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए जब तक प्रकाश ऊर्जा उपस्थित नहीं रहेगा तब तक हम उस वस्तु को क्या करेंगे, नहीं देख पाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, क्या होता है, ऊर्जा होता है। जिस प्रकार से ध्वनि क्या होते हैं, ऊर्जा होते हैं, विद्युत क्या होते हैं, यह भी एक प्रकार के क्या होते हैं, ऊर्जा होते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी यह क्या है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं सबसे पहला बिंदु, यह एक प्रकार के ऊर्जा है। ठीक है, दूसरी बात जो हम इस पर जो फोकस करना चाह रहे हैं इसके गुण के बारे में। क्या इसका गुण की बात कर रहे हैं कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्या होती है? प्रकाश हमेशा क्या होती है, सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। यानी जब तक उसके मार्ग में कोई वस्तु नहीं आ जाता है तब तक वह अपने मार्ग को क्या करता है, नहीं बदलता है, बल्कि वह क्या करते हैं, सीधी रेखा में ही क्या करते हैं, गमन करते रहते हैं। ठीक है, तो गमन क्यों करते हैं, सीधी रेखा में गमन क्यों करते हैं, इसको जरा हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश के अगला गुण की यदि हम लोग बात करें तो प्रकाश जो है यह अत्यंत छोटे छोटे ऊर्जा युक्त कणों से मिलकर के बने होते हैं। क्या चीज से बने होते हैं? अत्यंत छोटे छोटे ऊर्जा युक्त कणों से मिलकर के बने होते हैं। और इस ऊर्जा युक्त कण को हम लोग फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और इस फोटोन के बारे में 1901 ईस्वी में मैक्स प्लैंक नामक वैज्ञानिक ने व्याख्या कर चुके हैं कि प्रकाश कुछ भी नहीं है। प्रकाश जो है यह एक ऊर्जा युक्त कणों का क्या है, प्रवाह के कारण क्या होती है, प्रकाश निर्मित होती है। ठीक है, यानी यह कुछ नहीं है,
यह ऊर्जा युक्त कणों से मिलकर के बने होते हैं, और इस ऊर्जा युक्त कण को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो आप तीसरा आप इसका गुण में लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा युक्त कणों से मिलकर बने होते हैं। इस ऊर्जा युक्त कण को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। यह क्या है? यह कणों से मिलकर के क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक है, जिसके कारण आप यहाँ पर अब देख रहे हैं कि यह क्या है? फोटोन से मिलकर के क्या है? बना हुआ है। यदि कण हम कह रहे हैं, इस फोटोन को हम कण कह रहे हैं, तो कण क्या है? यह एक प्रकार का क्या है? हो सकता है पदार्थ हो सकता है, और यदि पदार्थ है तो इसमें क्या होगा? द्रव्यमान होगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान होगा। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। जिस प्रकार से यदि एक बंदूक से गोली को दागा जाता है तो वह हमेशा क्या होती है? सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। जब तक कि उसके मार्ग में कोई वस्तु नहीं आ जाता है तब तक उसका दिशा क्या होती है? नहीं बदलती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गोली जो है उसमें क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, तो उसमें गति के कारण क्या होती है? वो अपने सीधी रेखा में ही गमन करती है। ठीक उसी प्रकार से फोटोन भी क्या है? एक कण है जिसमें द्रव्यमान है। तो यह जो है एक सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश जो है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, और उसी कण को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रकाश के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको जो है फोकस करते हैं प्रकाश के परावर्तन के ऊपर में। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन में क्या होती है। एक हम टॉर्च ले लिए हैं। ठीक है, ये क्या है? टॉर्च है। इसमें क्या होगा? चारों दिशा में क्या होगा? प्रकाश किरण निकलेगा, और इस प्रकाश किरण में से एक प्रकाश किरण को हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या हो रहा है? सीधी रेखा में क्या हो रही है? निकल रही है ना। और इस प्रकाश किरण को यदि आप देखिए, यदि हम इसके मार्ग में एक अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं। क्या रख देते हैं? यह जो वस्तु है कैसा वस्तु है? अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु आप ले सकते हैं दर्पण, क्योंकि इसका सतह जो होता है क्या होता है? चिकना होता है। तब देखिए यहाँ पर ये जो प्रकाश किरण आ रही है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है, तो जब ये पड़ता है तो पड़ने के बाद, और यह जो किरण हम लिए हैं क्या लिए हैं? लंबवत लिए हैं, 90 डिग्री पे लिए हैं। क्या लिए हैं? 90 डिग्री पे लिए हैं। तो लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो प्रकाश किरण अपारदर्शी वस्तु के लंबवत पड़ रही है, तो पड़ने के बाद क्या होगा? यह आएगी और वस्तु से टकराएगी, और टकरा करके फिर क्या होगा? उसी पथ से क्या हो जाती है? वापस क्या होती है? लौट जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए हम लंबवत दिशा में ले लिए। अब थोड़ा हम क्या करते हैं? वस्तु का जो ये अभिलंब, इसको हम 90 डिग्री पर लिए हैं, तो इसको हम अभिलंब भी कह सकते हैं। अभिलंब की दिशा में प्रकाश आ रही है,
तो इस अभिलंब से यदि हम कुछ कोण पर अगर हम प्रकाश किरण को लेते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं तिरछी प्रकाश किरण, जैसे देखिए एक दूसरा टॉर्च है, इससे क्या हो रहा है, प्रकाश किरण निकल रही है। ठीक है, अब देखिए इसका जो हम एक किरण को ले रहे हैं और वह जो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तिरछी दिशा में ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, तिरछी दिशा में ले रहे हैं। और यहाँ एक दर्पण को मैंने क्या किया, रख दिया, जो कि अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है, तो जैसे ही दर्पण पर पड़ता है तो इस बिंदु को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु कहेंगे। और इस पर यदि हम एक लंब को डाल देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसको एन से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, तो अभिलंब से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ कोण बना करके क्या हो रहा है, आ रहा है। इसको हम लोग आपतन कोण भी कहेंगे। ठीक है, तो देखिए जब तिरछी दिशा में कोई प्रकाश किरण जाती है और अपारदर्शी वस्तु से टकराती है, तो टकराने के बाद क्या हुआ, वह अपने ही माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। तो जितना कोण पर आया उतना ही कोण पर यह क्या होती है, परावर्तन हो जाता है, यानी अपने ही माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। और इस अभिलंब और यह परावर्तित किरण, ये दोनों के बीच में जो कोण बन गया, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण कहेंगे। और ये अभिलंब है और ये क्या है, आपतित किरण है। इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। तो जितना कोण पर आपतित किरण आ रही है उतने ही कोण पर यह क्या होती है, अपने माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन में आप क्या देख लिए कि अपारदर्शी वस्तु पर जब पड़ता है, यदि 90 डिग्री पे आ रही है यानी लंबवत आ रही है, ठीक है, तो जिस पथ से आया उसी पथ से क्या हो जाती है, ये वापस चल जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन, यानी इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कुछ कोण पर लिया गया है, तो यहाँ पर मान लेते हैं थीटा कोण पर लिया गया है, जिसका मान अगर हम मान लेते हैं 45 डिग्री है, तो यह 45 डिग्री पर ही क्या होगा, अपने ही माध्यम में वस्तु से टकरा करके लौट जाएगी। तो इस प्रकार के घटना को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो प्रकाश का परावर्तन हम आपको समझा चुके। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं। तो देखिए यहां पर हम थोड़ा तुलनात्मक बात कर रहे हैं। यहां पर हमने प्रकाश के परावर्तन में क्या लिए, एक अपारदर्शी वस्तु लिए। अब हम इसी के स्थान पर हम ले रहे हैं पारदर्शी वस्तु। क्या ले रहे हैं, पारदर्शी। क्या ले रहे हैं, पारदर्शी वस्तु, जैसे कि कांच आप ले सकते हैं। क्या ले लिए, कांच ले लिए। अब यहां पर देखिए माध्यम के बारे में हम आपको बता चुके हैं, प्रकाशीय माध्यम, जिसको हम पारदर्शी माध्यम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो माध्यम हम आपको बताया है सघन माध्यम और विरल माध्यम। यहां पर देखिए एक टॉर्च से जो प्रकाश किरण आ रही है, ये पारदर्शी वस्तु के लंबवत जो आ रही है, तो यहां पर देखिए क्या होता है, ये 90 डिग्री पे आ रही है। तो यहां पर देखिए पहले घटना को देखिए क्या क्या है। ये जो कांच है, इस कांच के ऊपर में जो है क्या है, वायु है। क्या है ये क्या है, वायु। तब वायु भी क्या हो गया, एक पारदर्शी माध्यम है, जिसको हम प्रकाशीय माध्यम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वायु है जो कि हम कहेंगे इसको माध्यम 1 कहेंगे, और ये कांच है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, माध्यम 2 कहेंगे। तो आप यहां देखिए एक प्रकाश किरण जो है आ रही है टॉर्च से, और जब आती है तो वह वायु से हो करके आती है, और वायु से हो करके जैसे ही कांच के ऊपरी सतह पर पड़ती है, कहां पड़ती है, कांच के ऊपरी सतह पर जब पड़ती है, ठीक है, तो कांच के जब ऊपरी सतह पर पड़ती है तो वह क्या होता है, लंबवत कांच के वस्तु से होकर के क्या होती है, आर पार हो जाती है। क्या हो जाती है,
आर पार हो जाती है। ठीक है, कहाँ जाती है? लंबवत जाएगी, 90 डिग्री पर आई तो 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा? आर पार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रकाश की चाल, यहाँ पर जो है प्रकाश की चाल यदि हम वायु में करेंगे कांच के तुलना में, तो कांच के तुलना में वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है। तो जब अधिक होती है तो इस माध्यम को हम लोग कहेंगे विरल माध्यम। क्या कहेंगे? विरल माध्यम कहेंगे। ठीक है, और यदि हम कांच में हम देखें, वायु के तुलना में यदि प्रकाश की चाल कांच में देखा जाए तो इसमें क्या होती है? प्रकाश की चाल कम होती है। तो कांच को हम लोग क्या कहेंगे? इस कांच को हम लोग क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। विरल माध्यम और सघन माध्यम की चर्चा हम आपको पहले कर चुके हैं। तो देखिए जब लंबवत आती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब पड़ती है तो वह सीधी रेखा में क्या होती है? निकल जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए आप देखिए दूसरा केस हम लेते हैं, कुछ एंगल पर लेते हैं। ये कांच का स्लैब है, ये क्या है? कांच है। कांच है, इसके ऊपर में क्या है? हवा है, यानी ये क्या है? वायु है। तो यहां पर देखिए ये जो है कांच का जो ऊपरी सतह है, ये माध्यम 2 का ऊपरी सतह है। तो इस सतह को हम लोग कहेंगे अपवर्तक सतह कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तक सतह कहेंगे। और अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर ये पड़ रही है इसको कहेंगे आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर यदि हम एक लंब डाल देते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। और इसको क्या करेंगे? एन से सूचित करेंगे। और अभिलंब और ये किरण जो आ रही है प्रथम माध्यम से होकर करके द्वितीय माध्यम के जो ऊपरी सतह है उस पर जो पड़ रही है, तो इस प्रकाश किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले जो कोण होते हैं इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। और इसको हम लोग क्या करेंगे? आई से सूचित करेंगे। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा घटना। यहां पर देखिए यह प्रकाश के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश हमेशा क्या होती है? सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये प्रकाश किरण जो आ रही है इसको जाना था कहां? इस डायरेक्शन में जाना था। क्या ये सीधी रेखा में ऐसे होगा? लेकिन यहां पर क्या होता है? ऐसी बात नहीं होती है। इस रास्ते में नहीं जाकर करके वह क्या होती है? अपने रास्ता को क्या करती है? बदल लेती है। क्या करती है? बदल लेती है। तो ऐसा क्यों? रास्ता क्यों बदल गया? तो ऐसा इसलिए क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। तो प्रकाश की चाल कम होने के कारण इसका दिशा क्या हो गया? बदल गया। क्या हो गया? दिशा क्या हो गया? बदल गया। तो इस जो प्रकाश किरण है जो कि अपवर्तक सतह से अपने ही माध्यम में यानी दूसरे माध्यम में अपनी दिशा को बदल लेती है, तो इस प्रकाश किरण को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाले कोण है इस कोण को हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे?
अपवर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हुआ, घटना को देखिए कि एक प्रकाश किरण आया वायु माध्यम से, और जैसे ही कांच माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपनी दिशा को क्या करती है, बदल लेती है। क्या करती है, दिशा को क्या करती है, बदल लेती है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश का अपवर्तन का हम परिभाषा यदि हम बोले तो हम कह सकते हैं कि वह घटना या प्रक्रिया जिसमें प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी दिशा में प्रवेश करती है तो वह अपने दिशा को बदल लेती है। अर्थात हम कह सकते हैं वह अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब जो कि घटना की देख रहे हैं, ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन में क्या हुआ, अपना ही माध्यम में लौट गई थी, और प्रकाश का अपवर्तन में क्या हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है। लेकिन प्रवेश कर रही है तो वो अपने दिशा को क्या कर रही है, बदल रही है। तो इस प्रकार के ही घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, यहां पर भी देख लिए ये 90 डिग्री पर पड़ रही है, तो जब पड़ रही है तो जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ता से क्या हो जाती है, निकल जाती है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, कुछ कोण पर आ रही है, और जब कुछ कोण पर आती है यानी ये तिरछी दिशा में जब आती है तो इसको सीधी रेखा में जाना था, लेकिन नहीं जाकर के अपनी दिशा को क्या किया, यहाँ पे बदल लिया। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, चित्र बना लिए होंगे आप लोग, इसको हम मिटा देते हैं और लिखिए परिभाषा। परिभाषा लिख सकते हैं, वह प्रक्रिया या घटना जिसमें प्रकाश किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी दिशा में प्रवेश करती है, तो वह अपनी दिशा को बदल लेती है। दिशा को क्या करती है, बदल लेती है। अर्थात अभिलंब से दूर या नजदीक मुड़ जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परिभाषा लिख लिए। अब ये हम लोगों को देखना है, यहाँ पे परिभाषा में दो बात आई है
कि अभिलंब से दूर या नजदीक मुड़ जाती है। कब अभिलंब से दूर और कब नजदीक मुड़ेगी, इस चीज को अब देखिए। किस माध्यम से किस माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से दूर या नजदीक मुड़ती है, इस चीज को आप देख लीजिए। देखिए, चित्र के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। ये कौन सा माध्यम है? पानी। और इसके ऊपर क्या होगा? हवा, वायु है। क्या है इधर? वायु। इसको माध्यम 1 मानेंगे और इसको माध्यम क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। ठीक है। अब देखिए, जब प्रकाश किरण वायु से होकर करके पानी माध्यम के ऊपरी सतह पर पड़ती है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं अपवर्तक सतह। क्या कहेंगे? अपवर्तक सतह कहेंगे। ठीक है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चल कर करके दूसरे माध्यम के अपवर्तक सतह पर पड़ती है तो वह क्या होगा? वह देखिए, अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती। इसको जाना था कहाँ? इस रास्ते, लेकिन इस रास्ते नहीं गया। क्या हुआ? ये रास्ता अपना क्या किया? बदल लिया। क्या हुआ? तो ये हो गया अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। तो वायु आपका क्या हो गया? विरल माध्यम। क्या हो गया? विरल माध्यम। और पानी आपका क्या हो गया? सघन माध्यम। क्या हो जाएगा? क्योंकि पानी के तुलना में वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है और पानी में वायु की तुलना में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। यानी पानी में प्रकाश की चाल कम होती है और वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको हम लोग कहते हैं विरल माध्यम, और जिसमें कम होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सघन माध्यम। क्या कहेंगे? सघन माध्यम। तो देखिए, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो आप नीचे यहाँ स्टार का चिन्ह देख लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसको चित्र के साथ नोट कर लेंगे। ठीक है। तो ये आप क्या देख लिए कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो प्रकाश किरण किधर मुड़ रही है? अभिलंब की ओर मुड़ रही है। अब देखते हैं कि अभिलंब से दूर कब मुड़ती है। तो इस चित्र को आप बना लिए होंगे। अब हम इसको क्या करते हैं? मिटा रहे हैं। चलिए इसी को हम बनाते हैं। चलिए, यहां पर हम वायु लिए थे, इस बार हम अब यहां पर ले रहे हैं कांच। क्या ले लिए हैं? ये कांच है। कांच ले लिए तो पानी के तुलना में कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो अब हम इसको कहेंगे सघन माध्यम।
क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। और कांच के तुलना में पानी में प्रकाश की चाल अब क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। तो पानी को अब हम लोग क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे। तो देखिए अब प्रकाश किरण क्या हो रही है, जब कांच माध्यम से होकर करके पानी माध्यम के जब ऊपरी सतह पर पड़ती है, अर्थात अपवर्तक सतह पर जब पड़ती है, तो वो अभिलंब से क्या होती है, दूर मुड़ जाती है। क्या होती है, अभिलंब से क्या हो गया, यहाँ पे दूर मुड़ गया। इसको जाना था क्या, ये सीधी रेखा में जाती है। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रकाश का अपना गुण है कि प्रकाश हमेशा क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ माध्यम क्या है, भिन्न भिन्न है। क्या है, भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न माध्यम होने के कारण यहाँ प्रकाश क्या हो रही है, ये अभिलंब से क्या हो रही है, दूर जा रही है। तो दूर कब जा रही है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब। यानी यहाँ पर ये हो गया आई, और ये हो गया क्या चीज हो गया, आर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आर हो गया। यानी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपवर्तित किरण जो है वह क्या होगा, विलंब से दूर मुड़ेगी। ठीक है, तो अब फिर यहाँ पर आप चित्र बना करके आप क्या कीजिएगा, यहाँ स्टार का चिन्ह लिखिएगा। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। क्या होती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। पहले क्या हो रहा था, अभिलंब के नजदीक हो रही थी। क्या हो रही थी, नजदीक। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर मुड़ रही है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ लिए प्रकाश का अपवर्तन। यदि इस क्लास में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे का क्लास जो है अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित मुख्य बिंदु। तो ये अध्ययन हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज का क्लास करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आप इस चैनल का बटन दबा करके सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक भी करेंगे और दोस्तों को, परिवारों को आप शेयर भी करेंगे। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने के लिए धन्यवाद।